हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करते हैं आप लोग प्यारे बच्चों बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस के 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 1, जिसमें आप लोग 25 एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं मेरे साथ, और इसी के साथ साथ हम लोग इसके पार्ट 2 को भी सॉल्व करेंगे। उसमें भी हम लोग 25 इंपॉर्टेंट ऐसे ही एमसीक्यूज को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट से बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, अगर आप किसी भी एमसीक्यू का, किसी भी क्वेश्चन का अगर आप भी आंसर जानते हो तो आप भी ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। आप भी ज़रूर से कमेंट बॉक्स में आंसर्स को कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन को। पहला सवाल है हम सब के सामने, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट से, क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर वालों को ज़्यादा रिस्क झेलना पड़ता है डेप्ट वालों से, क्योंकि डेप्ट वालों को तो फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। जब भी कंपनी आपकी लिक्विडेट होगी तो उस समय जो आप लोगों के डेप्ट कैपिटल है, आप उनका पहले पेमेंट करेंगे, जो भी आपके कंपनी के एसेट्स हैं उनको सेल करके, ठीक है। तो इसीलिए इक्विटी शेयर वालों को क्या हो जाता है, इक्विटी शेयर वालों को तो ये हो जाता है कि भैया पैसा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। साथ ही साथ इन लोगों को कोई फिक्स रेट से डिविडेंड भी नहीं मिलता है। तो दैट इज़ वाई ये कहा गया कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है वो ज़्यादा होता है हमारे कॉस्ट ऑफ डेप्ट से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ एन इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट ऑफ ए कंपनी। तो प्यारे बच्चों, दो तरीके का कॉस्ट होता है। एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो कि कहा जाता है जिसको आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। दूसरा होता है प्यारे बच्चों हम सबके सामने इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? तो इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो सर पॉकेट से जाता तो नहीं है, बट खर्चा ज़रूर होता है। जैसे कि हम लोग कह लिए कि अगर कोई ओनर जो है वो एज ए मैनेजर के तौर पे अपनी ही कंपनी में काम कर रहा है, तो उनका जो सैलरी हुआ वो क्या हो गया, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसी तरीके से हमें यहाँ पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ एन इंक्रीजिंग प्रपोर्शन ऑफ ए डेप्ट ऑफ ए कंपनी। अगर हम कंपनी के डेप्ट को बढ़ा दें तो क्या एक ऐसा कॉस्ट होगा जो झेलना पड़ेगा? तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को ज़्यादा डिमांड करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर वाले ज़्यादा डिमांड करने लग जाएंगे किसका, हायर रिटर्न का। क्यों? क्योंकि सर जितना डेप्ट कैपिटल ज़्यादा होगा, डेप्ट वाले को तो आप फिक्स इंटरेस्ट रेट दे के खुश कर देंगे, लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर वाले हैं ये तो ज़्यादा रिस्की सिचुएशन में होंगे, ठीक है। ऐसे में इनके साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये लोग ज़्यादा रिटर्न डिमांड करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू द कैपिटल स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर का अप्रोच नहीं है? तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड फॉर्मूलेस आप सबके सामने डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोग नहीं उसको पढ़े हैं तो जल्दी से आके पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप लोग को पता चल जाएगा उसी में से कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच होता है, बिल्कुल हाँ सर ये होता है। एनआई अप्रोच होता है, बिल्कुल होता है सर, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच होता है, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, अप्रोचेस होते हैं। बट सर ग्रॉस प्रॉफिट कोई अप्रोच नहीं होता है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट ये हमारा कोई अप्रोच नहीं होता है। तो पूछा है नॉट एन अप्रोच, तो नॉट एन अप्रोच, ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट एन अप्रोच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है?
द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन इनपुट इज कंसिडर्ड इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर रिवर्सिबल, नहीं नहीं नहीं, यही तो गलत है सर। कैपिटल बजटिंग क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये क्या होता है? प्लानिंग होता है। तो इसमें जो भी डिसीजन आप लेंगे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, इसीलिए वो डिसीजन क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? इरिवर्सिबल होता है। मतलब एक बार डिसीजन लेना है, सोच समझ के लेना है, अगर गड़बड़ हो गया तो पूरा बिजनेस डुबो देगा आपको। तो इसलिए कैपिटल बजटिंग डिसीजन इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है। यही तो पूछा इसमें से कि फॉल्स कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन आप बहुत ही अच्छे से जानते हो। तो डिविडेंड यील्ड मेथड होता है, बिल्कुल होता है सर। डिविडेंड यील्ड मेथड होता है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड होता है। उसके बाद अर्निंग यील्ड मेथड होता है, और एक जो आप सभी का चहीता CAPM मॉडल होता है, ठीक है ना। CAPM, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला क्या है। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो डिविडेंड यील्ड मेथड है, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड है, अर्निंग यील्ड मेथड है, CAPM है। बट सर यील्ड टू ग्रोथ, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड, ऐसा कोई मेथड नहीं है। इसलिए हमसे तो पूछा है यही कि कौन सा इनमें से नहीं है। तो नहीं कौन सा है? ये वाला नहीं है। यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड ये कोई मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो फ्रॉम ए प्रोजेक्ट। तो कौन सा इक्वेट करता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को? तो IRR क्या होता है प्यारे बच्चों? IRR जिसमें क्या बोला? इक्वेट्स मतलब इक्वल करना। तो जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो बराबर हो जाता है किसके? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये होता है आपका क्या? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द रेट एट विच NPV बिकम ज़ीरो। इंटरनल रेट ऑफ द रेट इज द रेट एट विच NPV बिकम ज़ीरो, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यही होता है हमारा IRR। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट 1, इन पेबैक पीरियड मेथड द रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट इज एडजस्टेड बाय लेसनिंग द टारगेट पेबैक पीरियड। सर बात तो सही कह रहा है कि जितना टारगेट पीरियड पेबैक पीरियड कम से कम होगा, उतना ही रिस्क हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सेंसिटिविटी एनालिसिस हेल्प इन कैलकुलेटिंग ऑफ द NPV ऑफ द प्रपोजल, नहीं। सेंसिटिविटी एनालिसिस से हम लोग नहीं कैलकुलेट करते हैं NPV को, ठीक है ना। बल्कि NPV तो बहुत सिंपल तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर लेते हो कि इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है ना, कि देखिए एनुअल कैश इनफ्लो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एनुअल कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू एसर्टेन द वैल्यू ऑफ द फर्म, टू एसर्टेन द वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड हैव ए स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिलेटेड टू दैट सोर्स ओनली। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट कंप्राइजेस एनी रिस्क प्रीमियम। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बेसिक डेटा फॉर NPV टेक्निक। अच्छा, बोल रहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट कंप्राइजेस ऑफ एनी रिस्क प्रीमियम। सर ऐसे कैसे आप बात कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में रिस्क प्रीमियम शामिल नहीं होता है? ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि जितना कॉस्ट बढ़ेगा उतना रिस्क बढ़ेगा, और जितना रिस्क बढ़ेगा उतना प्रीमियम भी हमको ज़्यादा पे करना
पड़ेगा। ये तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया, बट आपने तो यहाँ पे कह दिया डज नॉट कंप्राइजेस ऑफ एनी रिस्क प्रीमियम, ये गलत हो गया। और क्वेश्चन में पूछा भी ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट ये वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन आप लोगों से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू द कैपिटल बजटिंग, इनमें से कौन सा कैपिटल बजटिंग से संबंधित सही स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, कैपिटल बजटिंग इज रिलेटेड टू एसेट्स रिप्लेसमेंट डिसीजन, बिल्कुल बात सही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये भी बिल्कुल बात सही है। टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो इज रिलेवेंट, बिल्कुल। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज संक कॉस्ट, भाई ये तो आपने गलत कह दिया, ये तो फॉल्स है। जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते प्रोजेक्ट में वो संक कॉस्ट होता है। संक कॉस्ट क्या होता है, वो कॉस्ट जिसको हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं, वो कॉस्ट जो एक बार लगा दिया तो वापस लौट के नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंडिकेट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो डिस्काउंटिंग टेक्निक कौन कौन सा होता है, अच्छा कौन कौन सा नहीं होता है। सर पे बैक पीरियड जो होता है वो डिस्काउंटिंग टेक्निक नहीं होता है, पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड डिस्काउंटिंग टेक्निक नहीं होता है। और दूसरा सर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये दोनों जो टेक्निक है हमारा, वो हमारा डिस्काउंटिंग टेक्निक में नहीं आता है। तो डिस्काउंटिंग टेक्निक में डिस्काउंटिंग टेक्निक में कौन कौन सा आता है, ठीक है ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आता है, बिल्कुल सर आता है। एनपीवी आता है, बिल्कुल सर आता है। आईआरआर आता है, बिल्कुल सर आता है। तो 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 जो है ये आपके डिस्काउंटिंग टेक्निक में आते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द पे बैक पीरियड मेथड, पे बैक पीरियड मेथड का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। तो इट इज़ सिंपल ऑफ कॉस्ट रिकवरी एंड नॉट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, सही बात है, ये प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं कंसिडर करता है, ये बस देखता चेक ये करता है कि जो हम लोगों ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया वो कितने साल में लौट के आ जाएगा हमारे पास। इट डज़ नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अभी मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया। इट डज़ नॉट कंसिडर द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट, सही बात है, इसमें रिस्क एसोसिएट जो होता है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो भी कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये तीन तो बिल्कुल सही जवाब है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट, तो ये तो गलत बोल दिया, इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट ना, ये आपने गलत बोल दिया। तो पूछा ही है कि कौन सा इसमें से फीचर नहीं है, तो ये इसका फीचर नहीं है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट बट इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। आइए प्यारे बच्चों, एक आ गया हम सबके सामने न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इस टॉपिक से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ए कंपनी हैज़ इशूड 10% परपिचुअल डेप्ट। परपिचुअल डेप्ट का मतलब क्या होता है सर, परपिचुअल डेप्ट का मतलब होता है इररिडीमेबल डेप्ट। क्या इररिडीमेबल डेप्ट होता है जो कि अब इशू नहीं किया जाता है, लेकिन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम में दे जरूर सकता है। ए कंपनी हैज़ इशूड 10% परपिचुअल डेप्ट ऑफ ₹1 लाख एट 5% प्रीमियम, इफ़ टैक्स रेट 30% है तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना पड़ेगा। सर हम सबको पता है कॉस्ट ऑफ डेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो जल्दी बता दीजिए भाई क्या होता है। सर देखिए उसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है। चलिए मैंने कहा आप लोगों ने बहुत बढ़िया फॉर्मूला बता दिया भाई। तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा सर, 1 लाख का 10% 10,000 रुपये होता है, ठीक है। टैक्स रेट लगा दीजिए, 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 30% है तो 0.30 हो गया, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, तो 1 लाख कितना मिला है 1,05,000, 1 लाख पे 5% प्रीमियम मिला है तो कितना नेट प्रोसीड हुआ है 1,05,000 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अगर आप लोग ऊपर इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 का 0.70 ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ऊपर इसको 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.70 डिवाइडेड बाई 1,05,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो यह आ जाएगा कितना, आप सबके सामने देखेंगे आप लोग
तो यह आ जाएगा 7,000 डिवाइडेड बाई 1,05,000 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यह आ जाएगा कितना 66.66 और 67%। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हम सबके सामने? करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। आइए प्यारे बच्चों, अब अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इम्प्लाइड। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि सर बैलेंस शीट का लाइबिलिटी वाला साइड। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी वाले साइड में क्या आता है? शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व सरप्लस आता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट आता है। ये सब मिलके बन गया हमारा क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर बन गया। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि जो मैंने कैपिटल सेक्रीफाइस किया उसके बदले हम कितना कमा पा रहे हैं। यील्ड ऑफ कैपिटल सेक्रीफाइस, ठीक है ना, कि जो आपने कैपिटल सेक्रीफाइस किया मतलब जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके बदले आपको कितनी कमाई हो रही है। क्या हो रही है? कितनी कमाई हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग। फॉर्मूला फॉर नेट कैश इनफ्लो ऑफ ए प्रोजेक्ट। तो नेट कैश इनफ्लो ऑफ ए प्रोजेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। कहाँ है ये ऑप्शन? ये रहा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। ये फॉर्मूला है नेट कैश इनफ्लो का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इम्प्लाइड। तो प्यारे बच्चों कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हम सबको पता है कि सर शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये मिलके होता है हमारा क्या? इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इन दोनों को कंबाइन करके शेयर होल्डर्स फंड। तो अगर आपके एग्जाम में ये भी आ गया शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट तो वो भी सही है। चलिए प्यारे बच्चों आगे एक और हम लोग न्यूमेरिकल सवाल देख पा रहे हैं जो कि गॉर्डन के मॉडल के अकॉर्डिंग पूछा गया है। इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, ईपीएस 10 रुपये है, आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 8% है एंड रिटेंशन रेशियो 60% है, देन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एज पर गॉर्डन मॉडल क्या हो जाएगा? सर गॉर्डन जी ने जो हमें मॉडल दिया था, ठीक है, गॉर्डन जी ने जो हमें मॉडल दिया था उसका फॉर्मूला है ईपीएस वन माइनस बी। बी इज योर रिटेंशन रेशियो, बी मीन्स योर रिटेंशन रेशियो। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए के ई आपका क्या है? के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल 10% है। ठीक है, ईपीएस कितना है? सर ईपीएस तो एग्जाम क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 रुपये है। ठीक है, ईपीएस 10 रुपये है। आर की अगर बात करें हम लोग, आर आर हमारा 8% है। अगर हम लोग बी का बात करें रिटेंशन रेशियो का, तो बी हमारा कितना है? रिटेंशन रेशियो 60% है। ठीक है, 60%। और अगर आप यहाँ पे जी की बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ बराबर क्या होता है? बी आर, मतलब बी इंटू आर, दैट इज 0.60 रिटेंशन रेशियो और रेट क्या है? 0.08। तो ये निकल के कितना आ जाएगा? 4.8% आ जाएगा। अब हम लोग जल्दी से फॉर्मूलेस को वैल्यूज़ को पुट कर दे फॉर्मूलेस में, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 10, 1 माइनस बी कितना है हमारा? 60 है, तो 0.60 डिवाइडेड बाई के ई कितना है? 0.10, और यहाँ पे जी कितना आ गया है? हम लोगों ने निकाला है 4.8। तो इसको अगर आप कितना रखेंगे? इसको 0.48, एक मिनट, 4.8 है। ठीक है ना, अगर हमको इसको एब्सोल्यूट फिगर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 100, तो 0.048 होगा, 0.048। ठीक है, अब अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 0.52 इज इक्वल टू आ जाएगा 76.92। और अगर आप लोग इसको राउंड फिगर करेंगे तो ये 77 रुपये 77 रुपीज़ आएगा, जो कि यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर है वो आंसर नंबर डी है।
ठीक है। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा सॉल्यूशन, जल्दी से आप लोग इन सारे सॉल्यूशन को प्रैक्टिस करके ही आपको एग्जाम में जाना है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक फॉर अप्रेजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आर बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वही बात घुमा फिरा के टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे कौन डिपेंड करता है? सर कौन डिपेंड नहीं करता है? आर बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो सर देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे डिपेंड नहीं करता है अकाउंटिंग या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। और दूसरा है आप लोगों का क्या, दूसरा कौन नहीं डिपेंड करता है, ठीक है ना, अर्निंग पर शेयर नहीं डिपेंड करता है। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न नहीं डिपेंड करता है और अर्निंग पर शेयर। इंटरनल रेट अगर आप नहीं भी जानते कि कौन डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आप ये तो जानते हो कि कौन सा डिपेंड करता है, तो IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, दैट इज सेकंड एंड थर्ड। तो बोथ ऑप्शन ये दोनों सही हो जाएगा, ठीक है ना, ये सही हो जाएगा। चलेंगे आगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू द कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग से संबंधित कौन सा इनमें नहीं है? क्या नहीं है? कौन सही कथन नहीं है, सही स्टेटमेंट नहीं है? तो कैपिटल बजटिंग रिफर्स टू रिप्लेसमेंट, और सही बात है। क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, सही है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इज नॉट, ये तो अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। अच्छा क्वेश्चन लगता है प्यारे बच्चों रिपीट हो गया, पर कोई बात नहीं। इट इज़ ट्रीटेड एज ए संक कॉस्ट, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ट्रू सही कथन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इन कैपिटल बजटिंग द टर्म कैपिटल राशनिंग का मतलब क्या होता है? तो सर कैपिटल राशनिंग का मतलब होता है जहां हमारे पास फंड की कमी हो जाना। हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं कैपिटल राशनिंग का मतलब, तो जहां हमारे पास लिमिटेड फंड हो जाए, फंड की कमी हो जाए, तो दैट लिमिटेड फंड आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। तो लिमिटेड फंड हमारे पास जब अवेलेबल हो इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम लोग। इन सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच एडजस्टेड कैश फ्लो आर डिस्काउंटेड एट। तो एडजस्टेड कैश फ्लो को कैसे हम लोग डिस्काउंट करते हैं? रिस्क फ्री रेट से, ठीक है ना, रिस्क फ्री रेट से, इससे हम लोग क्या करते हैं? डिस्काउंट करते हैं। नेक्स्ट आगे आ गया मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आइए प्यारे बच्चों बहुत आसान सा मैच द कॉलम है हमारे आपके सामने। पे बैक पीरियड मेथड, ये एक क्रूड मेथड है प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन के लिए, कि प्रोजेक्ट जो है आपको आपका पैसा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने जल्दी लौटा के दे रहा है। तो एक एकदम क्रूड मेथड है ये, प्रॉफिट ऑफिट के बारे में नहीं बताता है, ये सिर्फ इतना बता देता है कि आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया वो कितना जल्दी आप तक वो लौट कर आ जाएगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है, ये हम सबको पता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है। तो सर ए का हो गया थर्ड, बी का हो गया फर्स्ट। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो क्या होता है? वेराइंग साइज ऑफ कैश प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन, तो सी का फोर्थ हो गया। और डी क्या है? नेट टर्मिनल वैल्यू मेथड, तो कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न, कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि सर डी का सेकंड हो जाएगा, 3142, 3142 ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है 3142। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अगेन मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन है। रियलाइज्ड यील्ड मेथड, तो सर रियलाइज्ड यील्ड मेथड जो है अभी अभी हम लोगों ने देखा था, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल से रिलेटेड है। तो ए का 2 हो गया। टैक्सेशन की अगर हम लोग बात करते हैं सर, तो डेप्ट कैपिटल में टैक्स का रिलैक्सेशन मिलता है, तो बी का थर्ड हो गया। कॉस्ट ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का सारे के सारे जितने भी कैपिटल लगा है सबका एक साथ कॉस्ट निकालना हो, तो वहाँ पे हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं। और डिविडेंड ग्रोथ इज ए कंसिडरेशन, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है, क्या? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है। 2341, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2341। तो इस हिसाब से आप लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, 2341। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, एजर्शन रीजन से रिलेटेड एक बहुत बेहतरीन सवाल है। एजर्शन कह रहा है कि आर्बिट्रेज कीप्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट डिस्पाइट चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर।
ये तो बात उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आर्बिट्राज क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कांस्टेंट करता है, चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर में जो भी बदलाव हो उससे नहीं मतलब है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बदलाव नहीं आना चाहिए, यही तो आर्बिट्राज है। रीजन, इट एंश्योर द कंपनसेटिंग इनवर्स चेंज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल विद द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। सही तो बात है सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे ही कांस्टेंट रखता है कि एक में अगर कॉस्ट बढ़ रहा है तो दूसरे में कॉस्ट कम होना चाहिए, और इस तरीके से आर्बिट्राज जो प्रोसेस है वो न्यूट्रलाइज कर देता है कॉस्ट को, और जो कॉस्ट है मेरा वो चेंज नहीं होता है, भले ही कैपिटल के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाए। तो हमारा आंसर बोथ ए एंड आर आर करेक्ट तो है ही, और साथ ही साथ सर रीज़न जो है वो बिल्कुल एजर्शन के सपोर्ट में है, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। तो प्यारे बच्चों, आज का आखिरी सवाल न्यूमेरिकल के साथ ही हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इंडिकेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बेस्ड ऑन द कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। देखिए CAPM का आ गया हमारे सामने न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल पता करने के लिए CAPM मॉडल। इसका फॉर्मूला होता है सर KERF रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा फैक्टर RM रिस्क प्रीमियम माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक है। तो हम लोग चलिए जल्दी से पुट कर देते हैं। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 9% है, प्लस बीटा फैक्टर कितना है आपके पास, बीटा कोफिशिएंट 1.4 है, रिस्क प्रीमियम कितना है, मतलब मार्केट रेट ऑफ इक्विटी कितना है 16%, तो 16% मतलब 16 माइनस रिस्क फ्री रेट 9 अभी अभी हम लोगों ने रखा, तो ये 9 प्लस 1.4 और ये कितना हो जाएगा 7, तो 9 प्लस 7 देखिए 14 7 से 98 होता है 9.8। इस हिसाब से इसका आंसर कितना आ गया हम लोगों के पास, तो इस हिसाब से इसका आंसर आ गया हम लोगों के पास सर 18.8 आ गया, 18.8%। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आप लोगों को ये 25 क्वेश्चन सॉल्व करके? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो वीडियो आप लोगों को, तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप सबके साथ लेके आते रहे, और आपके प्रिपरेशन में हम भी आपका साथ पूरे के पूरे भरपूर तरीके से देते रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे 25 इंपॉर्टेंट MCQ को बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।